गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका वेलकम करती हूँ। मैं अल्पना सिंह उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए देखते हैं सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और सीखते हैं नए नए टाइप पॉइंट्स को। तो आपके स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं और चर्चा करते हैं किसमें किस प्रकार के टैग पॉइंट्स का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दिया गया है आपके स्क्रीन पे पृष्ठभूमियों, दिया गया है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को। आगे दिए गए हैं आपके पास 4 ऑप्शन हैं दिए गए, इसमें सभी के लिए मानकीकृत आकलन। तो जहां भी मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल करना बोला जाएगा वो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो जहां पर रूढ़िबद्ध धारणा होगा, अगर वो सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी धारणा है तो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तीसरा कह रहा है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। तो टालने की बात की है ना कि करने की, इसलिए ये भी रॉन्ग होगा। और लास्ट में दिया गया है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पहले में मानकीकरण शब्द आया इसलिए रॉन्ग है। दूसरे में देखिए स्टैंडर्डाइज दिया हुआ है, स्टैंडर्ड चीज़ें यूज की जा रही हैं। दूसरे में कहा जा रहा है कि नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणा को मजबूत करना, तो ये आपका रॉन्ग होगा। तीसरे में कह रहा है विविधता संबंधी मुद्दों पर बात करने से बचना चाहिए, इसको टालना चाहिए। और लास्ट में कह रहा है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। देखिए आपके स्क्रीन पे है दूसरे नंबर का क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है, सामान्य समस्या समाधान की क्षमताओं को, समस्या समाधान की क्षमता का बोल रहा है, समस्या समाधान की क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। आइए देखते हैं ऑप्शंस को, ऑप्शंस आपके क्या कह रहे हैं। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप ध्यान देंगे पॉजिटिव है या निगेटिव। तो आप देखेंगे कैसा क्वेश्चन है, आपका पॉजिटिव है। इसमें क्या कह रहा है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देके किसको यूज किया जाना चाहिए, समरूप को इस्तेमाल करने की बात कर रहा है, मॉडल को। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों में डर की भावना उत्पन्न करने के लिए, तो डर की भावना होगा नहीं आपका। अगला कह रहा है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, तो जहां अभ्यास शब्द आ जाएगा वो आपका निगेटिव होगा। तो बी और आपका देखिए बी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन कट हो गया। डी वाले ऑप्शन में कह रहा है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया की बात कर रहा है, एक स्थिर अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देके, भी रॉन्ग होगा। आपका ऑप्शन राइट क्या होगा, समरूप, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं मॉडल या नमूना, या कहते हैं इसको प्रतिदर्श या न्यायदर्श के नाम से। तो जहां भी होगा कि किसी चीज के समरूप का इस्तेमाल करके बढ़ावा देना, आपका बिल्कुल पॉजिटिव टैग पॉइंट है। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो कि 3rd नंबर का क्वेश्चन है, जो क्या कह रहा है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। नहीं पूछ लिया, निगेटिव क्वेश्चन है। आइए देखते हैं ऑप्शंस में निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो जब देखेंगे इसमें तो दिया गया है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। कैसी योजना, जो व्यक्तिगत हो, हर बच्चे की अलग अलग समस्या होती है और उसके लिए योजना भी कैसी बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। तो ये आपका क्या है, नहीं करना चाहिए, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। अगला कह रहा है शिक्षण शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। लास्ट में कह रहा है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना। और सबसे लास्ट में कह रहा है संरचनात्मक शिक्षण शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी चीज़ें हैं, बोल रहा है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए संबोधित करने वाले एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए कभी भी शिक्षण शास्त्र और आपके आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी आपका क्या है, सब आपका सही है, पॉजिटिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए आपके स्क्रीन पे दिया गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है कि सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी की बात कर रहा है। सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य कारण क्या है? तो जब भी पहचान का मुख्य कारण पूछ रहा है, दिया गया अति सक्रियता, असतर्कता, क्रम परिज्ञानता, बोधगम्यता या अपसारी चिंतन। तो जहां भी सृजनात्मक आएगा वहां आपका राइट टैग पॉइंट क्या होगा? अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए अति सक्रियता किस में होता है? एडीएचडी विकार में होता है, एडीएचडी विकार में होता है। असतर्कता तो किसी प्रकार का लक्षण होता नहीं है आपके सृजनात्मकता से संबंधित। कम परिज्ञानता और बोधगम्यता के बारे में बोला है, ऐसी भी चीज़ों की बात नहीं की गई है इसमें। कम परिज्ञानता या कम बोधगम्यता नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आइए देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दिया गया है निम्न में से अध्यापन अधिगम का मतलब होता है लर्निंग और टीचिंग का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? सबसे प्रभावशाली की बात किया है, अर्थात सबसे पॉजिटिव आंसर देना है आपको। दिया गया बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, बिना एनालिसिस किए किसी भी चीज के बारे में बताना देखना तो गलत होता है। अगला कह रहा है अनुकरण, नकल और दोहराना, बिल्कुल गलत है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, यंत्रवत शब्द ही गलत है। लास्ट में आया संकल्पना के बीच संबंध खोजना, जी हाँ बिल्कुल। फिफ्थ का डी वाला ऑप्शन राइट होगा। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताते रहे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए आपके स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि किससे लिया गया है? दिया गया है एक अध्यापिका को दिए गए, कह रहा है एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। बोला जा रहा है कि एक टीचर होने के कारण किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। आगे देखिए इसके लिए कौन से शब्द दिए गए हैं। पूछ रहा है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरों छात्रों से अलग कर सकती है। बिल्कुल अलग नहीं करना है, जहां अलग आ गया वो ऑप्शन कट हो गया। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल गलत है। अगला कह रहा है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। शारीरिक दंड देना तो आरटीई के तहत वैसे भी गलत माना गया है, बच्चे को दंड नहीं देना है। अगला कह रहा है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो देखिए ये आपका पॉजिटिव है और यहाँ दिया गया है त्रुटियों की समझ, तो बिल्कुल जी हाँ, जहां त्रुटियों को सही माना जाएगा वही वाला ऑप्शन राइट होगा। आपका 6 में ऑप्शन नंबर डी राइट है। देखिए आपके स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है अधिगम की अभिप्रेरणा से। कह रहा है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो देखिए लर्निंग में मोटिवेशन की बात की जा रही है। बिल्कुल जी हाँ, लर्निंग करने के लिए यानी कि अधिगम करने के लिए, कुछ सीखने के लिए मोटिवेशन बिल्कुल आवश्यक होता है। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चे को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, तो किसी बच्चे को बहुत आसान या बहुत जटिल दोनों चीजें नहीं देनी होती हैं, इसलिए रॉन्ग हो गया। कभी आपके पेपर में आए कि बहुत आसान सरल क्वेश्चन देना या बहुत कठिन क्वेश्चन देना, बिल्कुल पेडागोजी के बेसिस से ना आसान देना है ना ही कठिन देना है, बच्चों के योग्यता का स्तर देख करके देना है। अगला दे रहा है यंत्रवत याद करने पर जोर देना, बिल्कुल गलत है, निगेटिव है आपका। लास्ट में दे रहा बच्चे को दंड देना, तो दंड देना भी गलत है, इसलिए आपका ए बी सी कट हो गया। अगला कह रहा है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। देखिए इसका दूसरा नाम आता है महारत अभिमुखी लक्ष्य। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप ध्यान दें और देखें यहाँ पर लिखा गया है मास्टरी ओरिएंटेड, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसमें देखिए इसका दूसरा नाम लिख दिया है महारत अभिमुखी लक्ष्य, बार बार आपके पेपर में आता है, उसी का नाम चेंज करके आया है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर देना। देखिए 8वां क्वेश्चन है शर्मिंदगी के बारे में दिया गया है। बच्चे को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली होता है। शर्मिंदगी जो है आपका निगेटिव चीजें लाएगा, इसलिए जवाब किसमें देना है? निगेटिव में लेना है। बच्चे को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, गलत। अगला कह रहा है दे रहा है कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए,
तो ये भी आपका क्या है, गलत है। का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ये बोला जा रहा है। और लास्ट में कहा रहा है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए, जब भी आएगा कि शर्मिंदगी का संबंध किससे होगा, तो आप क्या बताएंगे, इसका नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या बताएंगे, इसका प्रभाव नकारात्मक रूप से पड़ता है। आपका क्वेश्चन भी किसमें है, निगेटिव में है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आपके स्क्रीन पे दिया गया है 9वें नंबर का क्वेश्चन, जो कि है अधिगम का संरचनात्मक विचार। किसके बारे में दिया गया है, तो आप बताएंगे अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, बिल्कुल पॉजिटिव प्रश्न है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, आइए देखते हैं आगे क्या चीजें कही जा रही हैं। कही जा रही है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला देख लेते हैं, कह रहा बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर, निगेटिव हो गया। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, निगेटिव हो गया। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ये भी निगेटिव हो गया। देखिए सीटेट की पेडागोजी, जिसमें आप मानेंगे कि बच्चे प्रमुख होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, बच्चों की गलतियां भी महत्वपूर्ण होती हैं, बच्चों की प्रत्येक भाषा भी महत्वपूर्ण होती है, तो वही आपका राइट होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखिए आपके स्क्रीन पे दिया गया है 10 नंबर का क्वेश्चन, जो कि क्या कह रहा है, लर्निंग से है। देखते हैं और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। दिया गया अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो कौन सी धारणा, क्या पूछ रहा है, उपयुक्त है। आइए देखते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है। कह रहा है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अधिगम के लिए क्या प्रयास करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत जवाब है। अगला कह रहा है असफलता अनियंत्रित है, अर्थात एक बार आप फेल हो गए तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए पास नहीं होंगे, ऐसा कह रहा है। तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है। अगला कह रहा है योग्यता सुधार्य है। जी हाँ, अगर आप किसी योग्य हैं तो उसमें और सुधार कर सकते हैं। और अगला कह रहा है योग्यता अटल है, अर्थात स्थिर है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आपके स्क्रीन पे 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। अर्थात संकल्पना, हाइपोथेसिस के निर्माण की बात कर रहा है। क्वेश्चन किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बारंबार परीक्षाएं। देखिए किसी भी चीज के लिए बार बार परीक्षा कराना बिल्कुल गलत है, इसलिए नेगेटिव होगा। अन्वेषण और संवाद पॉजिटिव शब्द है। आधारित प्रतिस्पर्धाएं, प्रतिस्पर्धा के बारे में बोला है, निगेटिव होगा। कभी भी कंपटीशन नहीं कराना है बच्चे में। और लास्ट में कह रहा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, अर्थात बच्चे को क्या किया जाए, सिर्फ और सिर्फ पुस्तक से जोड़ दिया जाए। तो ये आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। इसलिए आपका जो पॉजिटिव होगा वही राइट ऑप्शन होगा। आपका 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिए स्क्रीन पे आपके 12 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है और आप लोग भी कमेंट करके जवाब देते रहे। आप लोग के जवाब जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जवाब ही बताते हैं कि आपके सीखने का स्तर क्या है। देखिए बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है जब आगे दिए गए हैं 4 ऑप्शन। पहला दिया गया अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। अगला कहा गया विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए। तो अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तो कठिनाई नहीं होगी। और यहाँ पर पूछा कठिनाई होती है, नेगेटिव पूछा है, ये आपका पॉजिटिव जवाब है। अगला कह रहा है बहुरूपों में, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। अगला कह रहा है सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। और सबसे लास्ट में कह रहा है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो बिल्कुल आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे तो वह उनको सीखने में कठिनाई नहीं होगी। जब सूचना को आप अलग अलग टुकड़ों में प्रदर्शित करेंगे तो इसमें ये सबसे आपका इसमें सबसे सही क्वेश्चन जो होगा, ऑप्शन होगा, वो यही होगा। क्यों? क्योंकि जब आप सूचना को तोड़कर अलग अलग टुकड़ों में प्रदर्शित करते हैं तो उसके क्रम का भी ध्यान रखना होता है। अगर किसी टुकड़े का क्रम पहले पहुंच गया तो वह सूचना या आपके समस्या समाधान करने में कठिनाई करती है। जिसको स्टेप बाय स्टेप सीखना है वो आप पहले बाद में सीखते हैं तो सीखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। इसलिए सबसे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपके स्क्रीन पे है 13 नंबर का क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, जो कि अधिगम के बारे में, लर्निंग के बारे में है।
अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है, सबसे अच्छी अवस्था पूछ रहा है। तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन पहले की तरह ही है जैसे प्रत्येक क्वेश्चन में मिलते हैं। तो कह रहा है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। और सीखने की अवस्था में भय का तो होना है ही नहीं, कभी भी भय के साथ आपको नहीं सीखना है। इसलिए जिसमें भी भय लिखा है वो ऑप्शन क्या हो गए, कट हो गए। आपके पास दो ऑप्शन मिले हैं, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो देखिए सीखने के लिए संतुलित उत्तेजना और किसी भय की जरूरत नहीं होती है। ये आपका बी, सी और डी रॉन्ग हो गया। देखिए आपके स्क्रीन पे 14वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि क्या कह रहा है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में दिया गया है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है, अर्थात बच्चों के विकास की जो विभिन्नता है उसको किस प्रकार से प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं बच्चों के विकास की वैयक्तिक विभिन्नता को कैसे आप बता सकते हैं कि किसका प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोपित का मतलब है कि किसके ऊपर आरोपित कर सकते हैं, किसके कारण ये आती है वैयक्तिक विभिन्नताएं। तो देखिए ना आनुवांशिकता ना ही वातावरण, बिल्कुल गलत जवाब है। अगला कह रहा है अनुवांशिकता एवं वातावरण की पारस्परिकता पे, बिल्कुल सही है। या तो आता है अंतःक्रिया पर, या आता है पारस्परिकता, या आता है अंतःक्रिया पर, और या दे देता है दोनों पर। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। अगला कहा है केवल अनुवांशिकता या केवल पर्यावरण पर, बिल्कुल गलत है। तो बच्चों की वैयक्तिक विभिन्नता और इसके अलावा कभी पूछ ले कि बुद्धि किसका परिणाम होती है, तो इसके लिए भी आप बताएंगे कि आपकी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का रोल होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का रोल होता है, जिसको कहते हैं प्रकृति और पोषण। देखिए 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है। आइए इसमें टैग पॉइंट्स को ढूंढते हैं। सायना जो है वो स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेओ वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच, देखिए यहाँ पर वाइगोत्स्की टैग पॉइंट में आ गए, के बारे में दिए गए विचार के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक जो है स्वयं से बात करना, वो क्या कहलाता है। तो आपको पता है सायना एक लड़की है जो स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। तो लेओ वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में इस प्रकार का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है। आइए देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए कह रहा है अहम केंद्रिता। देखिए जहां पर अहम केंद्रिता आएगा वहां जीन पियाजे होंगे, इसलिए ये रॉन्ग हो गया आपका। अहम केंद्रित शब्द किसका है, जीन पियाजे का है। अगला कह रहा है आपका जीन पियाजे होंगे यहाँ पे। अगला कह रहा है मनोवैज्ञानिक विकार, बिल्कुल गलत है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता की बात ही नहीं की है। लास्ट में दिया गया स्वनियमन, बिल्कुल सही है। या आप कह सकते हैं अपने कार्यों की योजना बनाने के लिए, अपने कार्यों की योजना बनाने के लिए, इसी को कहते हैं स्वनियमन करना। अपनी चीजों पर क्या कर रहा है, खुद ही को सेल्फ रेगुलेशन, खुद ही रेगुलेट कर रही है। अगला देखिए 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जो कि मूल्यांकन से लिया गया है। आइए देखते हैं बच्चों के अधिगम में मूल्यांकन का बहुत अच्छा रोल होता है। देखिए मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, इसका क्या लक्ष्य होता है। दिया गया विद्यार्थी की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। अगला कह रहा है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करने के लिए, बिल्कुल गलत है। जहां पर पुरस्कार और अंक आ जाए वो ऑप्शन ही आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अगला कह रहा है विद्यार्थियों को नामांकित करने के लिए, कोई नामांकन नहीं करना है। अगला कह रहा है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करने के लिए, बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किसी भी समूह में विभाजित नहीं करना है, कभी भी योग्यता के आधार पर वर्गीकरण नहीं करना है। तो आइए देखते हैं 16 में ए वाला ऑप्शन राइट है। 17 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को क्या कर रही है, संकेत दे रही है। आइए देखते हैं टैग पॉइंट्स को। संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका की यह इस तरीके की यह योजना क्या कहलाती है। तो जहां पर आएगा संकेत, इशारा, आइए देखते हैं
दिया गया है छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है, प्रवृत्तियां पैदा करना। तो ऐसी कोई चीजें नहीं कही जा रही हैं। निकासी, विड्रॉल देखिए दिया गया है। दूसरा दिया गया है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होती है। अर्थहीन शब्द निगेटिव है। अगला कह रहा है बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करती है, निगेटिव होगा। और लास्ट में कह रहा है देखिए अधिगम के लिए पाठ, जहां पर संकेत होगा वहां क्या होगा, इसके फोल्डिंग होगा, पाठ होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। 17 में डी वाला ऑप्शन राइट होगा। आइए देखते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन को, 18वें क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है, एक खेल क्रिया के दौरान, एक खेल वाली क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता ने यह बता दिया कि लड़कियां ही रोती हैं, अब तुम लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करो। पिता का यह कथन क्या था, तो देखिए दिया गया लैंगिक भेदभाव को कम करता है। ऐसी कोई बात उन्होंने कही नहीं, कम नहीं ज्यादा करने की बात कही। लैंगिक समानता को बढ़ाता है, बिल्कुल गलत। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर चुनौती देना कहा गया, चुनौती देना मतलब कम करना होता है, तो ये आपका रॉन्ग होगा। ए, बी और डी रॉन्ग हो गया, सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। देखिए आपके स्क्रीन पे 19वां क्वेश्चन दिया गया है, प्रगतिशील कक्षा से, प्रोग्रेसिव क्लासरूम से दिया गया है। ये आपका पॉजिटिव क्वेश्चन है। दिया गया है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। जी हाँ, जहां ज्ञान की रचना करना, संरचना बनाना और अवसर प्रदान करना, मौका देना आएगा, वो ऑप्शन राइट होगा। आगे भी पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना, बिल्कुल निगेटिव है। अगला कह रहा है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। जहां अटल, स्थिर शब्द आ जाए वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। और अगला कह रहा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, तो बिल्कुल गलत होगा डी वाला ऑप्शन। इसीलिए आपका ए राइट है, बी, सी और डी क्या है, रॉन्ग है। देखिए आपके सामने 20 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि दिया गया है लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार। आइए देखते हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ध्यान दिया कीजिए कि जब लॉरेंस कोहल वर्ग का सिद्धांत पूछे और पूछे कोई दूसरा स्वीकृति देता है, तो आपके किस में आएगा, स्वीकृत पूछा है। कोई भी दंड या भय के बारे में नहीं बोला गया, तो आप बताएंगे दूसरे स्टेज में आता है। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है किसी कार्य को करने के इसलिए करना है क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। इसका कहने का तात्पर्य है समाज स्वीकृति देता है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आप क्या बताएंगे, प्रथागत, अर्थात इसे कहते हैं रूढ़िगत, इसे ही कहते हैं रूढ़िगत, या इसे कहते हैं परंपरागत, जो कि आती है आपकी 10 से 13 वर्ष में। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखिए आपके स्क्रीन पे 21 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है समाजीकरण से, सोशियोलाइजेशन से। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दिया गया है बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए दिया गया है समकक्षी, सही पूछा है, आपको सही जवाब देना है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक। कभी भी परिवार को द्वितीयक कारक नहीं माना जाता, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है परिवार के बारे में कि परिवार एवं जनसंचार दोनों द्वितीयक कारक हैं, बिल्कुल गलत। परिवार द्वितीयक कारक नहीं है, बल्कि क्या है, प्राथमिक है। अगला कह रहा है विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है, बिल्कुल सही, और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो आप क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और फोर्थ वाला कह रहा है आपका कि विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, बिल्कुल गलत। आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विद्यालय समाजीकरण का कौन सा कारक है, द्वितीयक कारक है। तो आपके ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर सी मिला है राइट। आइए देखते हैं 21 का क्या होगा, सी होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 22 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दिया गया है बहुबुद्धि सिद्धांत से, जो कि किसका सिद्धांत है, गार्डनर का सिद्धांत है। दिया गया है बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि, आइए देखते हैं आगे किस पर जोर देता है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं।
अगला कह रहा है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं, जबकि होती हैं। अगला कह रहा है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जाती है, गलत है आपका। अगला कह रहा है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, बिल्कुल गलत। आप क्या बताएंगे? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से दिया गया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। आइए देखते हैं कौन सा गुण होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की दूसरी अवस्था है, इसमें मुख्य गुण कौन सा होता है? तो देखिए परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ये आपके जीन पियाजे की चौथी अवस्था में आता है। ये आपके दूसरे अवस्था की बात पूछ रहा है। दूसरा संरक्षण और क्रमबद्ध करना, ये आपके तीसरे अवस्था में आता है। अगला कह रहा है अमूर्त सोच का विकास करना, ये आपके चौथे अवस्था में आता है। और विचार सोच में केंद्रीकरण जो है ये आपके दूसरी अवस्था में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है विकास से विकास के संदर्भ में दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं और सीखते हैं कौन सा कैसे सही है। तो देखिए सही है अर्थात पॉजिटिव है, और ऑप्शन भी कौन सा ढूंढेंगे? पॉजिटिव ही ढूंढेंगे। तो देखिए दिया गया है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, जबकि आपने पढ़ा है विकास तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, इसलिए गलत हो गया। अगला कह रहा है विकास बहुआयामी होता है, तो ये क्या है आपका? बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, तो दर कभी भी समान नहीं होती है। अगला कह रहा है देखिए ये आपका पॉजिटिव क्वेश्चन है। अगला कह रहा है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, बिल्कुल गलत। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि विकास जो होता है वो क्या होता है? बहुआयामी होता है। आपके स्क्रीन पे 25 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है जो कि लेओ वाइगोस्की से है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं लेओ वाइगोस्की के बारे में है कि लेओ वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डॉट 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 के महत्व को जोर देता है। तो आइए देखते हैं लेओ वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य किस पर जोर देता है। तो दिया गया अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरण। जी आपके वाइगोस्की के टैग पॉइंट में क्या मिला है आपको? ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन है आपके जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डॉट 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 के रूप में वर्णित करते हैं। तो जब भी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास आए और संज्ञानात्मक संरचना के बारे में पूछा है तो चार ऑप्शन में आप क्या देखेंगे? जीन पियाजे के टैग पॉइंट्स को दिया गया है विकास का समीपस्थ क्षेत्र, अर्थात इसका मतलब होता है ZPD। किसने दिया है? तो आप क्या बताएंगे? वाइगोस्की ने दिया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? कट हो गया। अगला कह रहा है स्कीमा या मनोबंध। जी हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ आपको स्कीमा का दूसरा नाम मनोबंध मिला है। अगला कह रहा है सी वाला मनोवैज्ञानिक उपकरण, गलत होगा। और लास्ट में कह रहा है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, SR थ्योरी जो कि थार्नडाइक ने दिया है। ऐसी कोई बात इसमें नहीं कही गई है, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन राइट होगा बी वाला। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है समावेशी कक्षा से। कौन से कक्षा से? समावेशी कक्षा से। समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? तो देखिए दिया गया है सामाजिक पहचान के आधार पर, दिया गया है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव करने पर। अलगाव जहां आएगा नेगेटिव और वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अगला कह रहा है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने का अवसर प्रदान करना। अवसर देना है किसके लिए? सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए। ये अपने आप में पॉजिटिव है। ये अगला भी पढ़ लेते हैं। प्रदर्शन अभिमुखी दिया गया है। देखिए प्रदर्शन का इंग्लिश होता है परफॉर्मेंस, और जहां प्रदर्शन आएगा उसको निगेटिव मानेंगे, और जहां आपका क्या आएगा? मास्टरी आएगा या महारत आएगा वो आपका पॉजिटिव होगा। अगला दिया गया अविभेदी या समरूपी निर्देशों से। तो ऐसा कोई निर्देश नहीं देना है, ना ही प्रदर्शन करवाना है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए आपके स्क्रीन पे 28 नंबर का क्वेश्चन है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। ये आपका बना था 16 दिसंबर 2016 को। जब भी इससे क्वेश्चन आए कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम कब बना, तो आप बताएंगे 16 दिसंबर 2016 को, जिसमें कुल 21 प्रकार की अक्षमताएं बताई गई हैं।
इसको आप लोग पेन कॉपी लेकर के नोट कर लीजिएगा कि 16 दिसंबर 2016 को क्या बनाया गया था? दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम बनाया गया था, जिसमें क्या बताया गया था? 21 प्रकार की अक्षमता बताई गई थी। दिया गया किस शब्दावली का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है, तो उसमें शारीरिक दिव्यांगता शब्द का प्रयोग किया गया है। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। आसक्त शरीर गलत है, मंदित छात्र गलत है, विकलांग छात्र क्या है? गलत है। तो शारीरिक दिव्यांगता है। अगला 29 नंबर का क्वेश्चन, जन्म से किशोरावस्था तक अर्थात 0 से लेकर के 18 वर्ष तक बच्चों के विकास का क्रम होता है। आइए देखते हैं ऑप्शन को। दिया गया है मूर्त, अमूर्त, सामवेदिक। ये आपकी पहली है, ये तीसरी है और ये पहली है। ये आपकी तीसरी है, ये दूसरी है, ये आपकी क्या है? ये आपकी पहली है। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगला देखते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। लास्ट वाला देख लीजिए, दिया गया है आपका थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, इसलिए आपका राइट क्या होगा? पहले सेंसरी, फिर कॉन्क्रीट, फिर एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बता रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो देखिए दिया है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। कभी भी समूह नहीं बनाना है, जहां भी समूह का ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अगला कह रहा है अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, और ये आपका क्या है? पॉजिटिव है। अगला कह रहा है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा निगेटिव होगा, इसलिए ये आपका कट हो जाएगा। अगला कह रहा है अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी आपका निगेटिव है, इसलिए ये भी कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो 30 का क्या होगा? 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसी तरीके से आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए 30 क्वेश्चन आपने खत्म किया है। आज के लिए इतना ही, और अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, आपके नए क्वेश्चन पेपर सेट के साथ, और तब तक के लिए आपको क्या करना है? नए नए टैग पॉइंट्स का प्रयोग करके अच्छे अच्छे कंटेंट्स को इकट्ठा करना है, अच्छी अच्छी विधियों को सीखना है। तो आज जो आपने सीखा है उस पर आप रिवीजन करेंगे और नए नए कंटेंट को इकट्ठा करेंगे।